Good morning everyone. So this video is for class 12th. 12th इस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में बात की थी और मैंने आप लोगों को उसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर की अकाउंटिंग के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। आज का जो टॉपिक आप लोगों का है दिस इज़ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, रिडम्पशन का मतलब ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से, बट आई एम टेलिंग यू अगेन व्हाट डू यू मीन बाय रिडम्पशन एक्चुअली। देखिए, रिडम्पशन का मतलब बहुत सिंपल सा है। रिडम्पशन का मतलब ये होता है कि जो पैसा कंपनी ने डिबेंचर्स से उधार लिया है डिबेंचर्स की फॉर्म में, उस पैसे को रिटर्न करना क्या होता है, रिडम्पशन होता है। मतलब ये है पेइंग बैक द मनी ऑफ डिबेंचर्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एंड इट इज़ असेंशियल फॉर ईच एंड एवरी कंपनी टू रिडीम द डिबेंचर्स विद इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। जो हम लोगों ने इश्यू डिबेंचर में पढ़ा भी था कि कोई भी कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी है उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 ईयर्स के अंदर विद इन 10 ईयर्स दैट कंपनी विल हैव टू रिटर्न द मनी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। और उसको अगर मैं अलग लैंग्वेज में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम 10 साल तक के डिबेंचर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक के डिबेंचर्स कोई भी ट्रेडिंग कंपनी इशू कर सकती है। और अगर वही केस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का हो तो उस कंपनी को ये छूट है कि वो मैक्सिमम 30 साल तक के डिबेंचर्स इशू कर सकती है। मतलब विद इन 30 ईयर्स उस कंपनी को भी डिबेंचर होल्डर का पैसा क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, तो जब इशू के टाइम पे अकाउंटिंग की गई थी तो इट इज़ बट ऑब्वियस जब पैसा रिटर्न किया जाएगा कंपनी के द्वारा तो उसकी भी अकाउंटिंग कंपनी करेगी। तो हमें यहाँ इस चैप्टर में क्या सीखना है, ये सीखना है कि जब डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है तो उस केस में उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर विच इज़ नोन एज व्हाट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, रिडम्पशन की एंट्रीज उन बच्चों को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी जो इशू की एंट्रीज को ढंग से कर चुके हैं, जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उनको कंप्लीट कर चुके हैं। तो फॉर क्लास 12th आई एम टेलिंग यू सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट रिपोर्टिंग द होमवर्क। तो पहले आप लोग मुझे अपना होमवर्क रिपोर्ट करें, अदरवाइज फिर मुझे आप लोगों से फ़ोन पे बात करनी पड़ेगी। तो डैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मैं काम दे रहा हूँ उस काम को आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, लेट्स कम टू द टॉपिक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब देखिए इसकी अकाउंटिंग हमें किस तरीके से करनी है, इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। हाँ जी, क्या करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, हमें पैसा वापस करना है किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। क्लियर है? ठीक है, अब अगर डिबेंचर्स होल्डर को पैसा वापस करना है तो पैसा वापस कहाँ से किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, उसका मेथड क्या होगा, दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, हाँ जी। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की अगर बात की जाए तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को 3 मेथड्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली कहने का मतलब है डिबेंचर्स का रिडम्पशन जो है वो 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट मेथड का नाम है लमसम मेथड। लमसम मेथड क्या बोलता है? लमसम मेथड ये बोलता है कि पैसा जो है वो एक साथ क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज विच, लमसम मेथड। क्लियर? मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड इज ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। इसको हम लोग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं, लॉटरी मेथड भी कह सकते हैं, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है उसमें। मेथड इसका एक और होता है ओपन मार्केट का, लेकिन वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है। एक मेथड कन्वर्जन भी होता है, लेकिन वो भी आप लोगों के कोर्स में नहीं है। तो आपके कोर्स में बेसिकली 2 ही मेथड्स हैं डिबेंचर्स को रिडीम करने के। फर्स्ट वन इज लमसम मेथड, सेकंड वन इज ड्रॉइंग ऑफ लोट्स मेथड। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हम इन दोनों मेथड्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम लमसम मेथड के बारे में बात करेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स। इन टुडेज टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट दिस मेथड विच इज नोन एज व्हाट, लमसम मेथड। क्लियर? हाँ जी, तो हम किस मेथड से रिडम्पशन करेंगे आज? वी विल डू रिडम्पशन विद दिस मेथड, लमसम मेथड। अब देखिए, मेथड तो एक अलग बात है। मेथड का मतलब तो ये हो गया कि आपको पैसा रिटर्न कैसे करना है, एक साथ में करना है या फिर इंस्टॉलमेंट्स में करना है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं कि पैसा हम क्या कर रहे हैं, कंपनी क्या कर रही है, एक साथ पूरा पैसा रिटर्न कर रही है किसको, डिबेंचर होल्डर्स को। क्लियर? लेकिन पैसा रिटर्न किया कहाँ से जाएगा? कहने का मतलब ये है कि सोर्सेज क्या होंगे रिडम्पशन के। सर,
तो हमें पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं रिडम्पशन के। सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं रिडम्पशन के, किन किन तरीकों से रिडम्पशन किया जा सकता है। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम बात करते हैं कि किन किन तरीकों से हम लोग क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे। दैट वी विल डिस्कस नाउ। देखिए, रिडम्पशन जो है उसको करने के बेसिकली 3 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 इज ऑफ प्रॉफिट्स, नंबर 2 इज आउट ऑफ कैपिटल, एंड नंबर 3 इज कन्वर्जन। क्या मतलब है इन तीनों चीज़ों का, समझिए। देखिए, आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि जब पैसा जो है रिडम्पशन का या डिबेंचर्स का जो पैसा है उनको कहाँ से दिया जा रहा है, प्रॉफिट से दिया जा रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। मतलब जो कंपनी के पास प्रॉफिट है उन प्रॉफिट्स में से अगर पैसा किनको दिया जा रहा है, डिबेंचर होल्डर्स को, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। नंबर 2, आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है जो पैसा कंपनी के पास कैपिटल की फॉर्म में पड़ा है उसमें से अगर पैसा किसको दिया जा रहा है, डिबेंचर्स को दिया जा रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, आउट ऑफ कैपिटल। और कन्वर्जन का बहुत सिंपल सा मीनिंग ये है कि कन्वर्जन का मतलब अगर डिबेंचर्स को पैसा कैश में ना देके उनको उनके बदले, डिबेंचर्स के बदले कुछ और दे दिया जाए, मतलब या तो शेयर्स दे दिए जाएं या नए डिबेंचर्स इशू कर दिए जाएं, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, कन्वर्जन। समझ में आई मेरी बात? फिर समझ लीजिएगा। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब जब पैसा कहाँ से दिया जाए, प्रॉफिट्स में से। आउट ऑफ कैपिटल का मतलब जब पैसा कहाँ से दिया जाए, कैपिटल में से, जो पैसा कैपिटल की फॉर्म में कंपनी के पास पड़ा है। और कन्वर्जन का मतलब ये है जब क्या किया जाए, पुराने डिबेंचर्स के बदले या तो नए डिबेंचर्स दे दिए जाएं या फिर क्या कर दिया जाए, उनके बदले कोई शेयर्स दे दिए जाएं, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, कन्वर्जन। तो ये भी एक सोर्स है किसका, आप लोगों के रिडम्पशन करने का। समझ में आ गई मेरी बात? तीनों ही तरीकों से या तीनों ही सोर्स में से कंपनी कोई भी सोर्स क्या कर सकती है, काम में ले सकती है, चाहे आउट ऑफ कैपिटल हो, चाहे आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो, चाहे कन्वर्जन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, प्रॉफिट्स के लिए या कन्वर्जन के लिए तुम लोगों को क्वेश्चन में बोला जाएगा कि अगर, हालांकि कन्वर्जन तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो मैं इन दोनों की बात करूंगा। प्रॉफिट्स के लिए अलग से तुम लोगों को क्वेश्चन में बोला जाएगा कि कंपनी जो है वो रिडम्पशन कहाँ से कर रही है, प्रॉफिट से कर रही है, तो ही उसको प्रॉफिट माना जाएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। अदर क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे कि रिडम्पशन कहाँ से किया जा रहा है, इट विल बी आउट ऑफ कैपिटल। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को। स्पेशली प्रॉफिट्स के लिए कहा जाए तो ही वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स होगा, अदरवाइज कंपनी क्या करेगी, आउट ऑफ कैपिटल ही रिडम्पशन करेगी। इट इज इम्प्लाइड। आई मेरी बात समझ में? तो ये आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में थोड़ा सा रखना है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हुआ आता है तो हम क्या मानेंगे कि रिडम्पशन कहाँ से किया जा रहा है, इट विल बी आउट ऑफ कैपिटल। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हाँ जी। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब रिडम्पशन करने से पहले किसी भी कंपनी को सेबी की कुछ गाइडलाइंस फॉलो करना जरूरी है। सेबी क्या है सर? सेबी का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, सिक्योरिटीज बोर्ड, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज इंडिया में है, जितने भी लिस्टेड कंपनीज इंडिया में हैं, उन सब कंपनीज पर सेबी की गाइडलाइंस अप्लीकेबल होती है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दो, सिर्फ लिस्टेड कंपनीज ही डिवेंचर्स या शेयर इशू कर सकती हैं, बाकी कोई कंपनी डिवेंचर्स या शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो जो भी कंपनी डिवेंचर्स वगैरह इशू कर रही है, इट इज बट ऑब्वियस कि उस पर सेबी की गाइडलाइंस अप्लीकेबल होंगी। क्लियर टू एवरीवन? अब सेबी की गाइडलाइंस क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सेबी क्या कहता है? सेबी ये कहता है कि अगर कंपनी को रिडम्पशन करना है डिबेंचर्स का, तो उससे पहले उससे कुछ गाइडलाइंस, कुछ नोटिफिकेशंस क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे। आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि वो नोटिफिकेशंस, वो गाइडलाइंस क्या है। देखिए, पहला गाइडलाइन क्या है? पहला गाइडलाइन ये है कि जो कंपनी रिडम्पशन करने जा रही है उसे क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये अलग से, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, DRR।
इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं आप लोगों के सामने। फुल फॉर्म है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या है सर? सेबी ये कहता है कि जिस दिन कंपनी क्या करने जा रही है, जिस दिन कंपनी रिडम्पशन करने जा रही है डिबेंचर्स का, उससे ठीक पहले की 31 ऑफ मार्च, उससे पहले की 31 ऑफ मार्च को कंपनी को क्या करना होता है, 31 मार्च तक कंपनी को क्या करना होता है, जितना पैसा डिबेंचर्स को देना है उसका एक सर्टेन अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना होता है, डीआरआर में ट्रांसफर करना होता है। कितना अमाउंट होता है सर? वो होता है 25% ऑफ डिबेंचर इशूड। %25 ऑफ डिबेंचर इशूड, मतलब जितने रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं उसका 25% आपको क्या करना है, सबसे पहले डीआरआर में ट्रांसफर करना है। समझ में आई मेरी बात? और ये डेट, इसके लिए मैंने क्या बताई आप लोगों को, डेट है इसकी 31 ऑफ मार्च। जिस दिन डिबेंचर का रिडम्पशन किया जाएगा उससे ठीक पहले के 31 ऑफ मार्च को तक, 31 ऑफ मार्च तक 25% किसका, डिबेंचर इशूड का, कहाँ ट्रांसफर करना है आप लोगों को, डीआरआर में ट्रांसफर करना है। दिस इज द फर्स्ट गाइडलाइन ऑफ सेबी। क्लियर टू एवरीवन? गाइडलाइन नंबर 2, एक और काम करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज इसमें है, ये 25% ऑफ डिबेंचर्स इशूड कब करना है आप लोगों को, जब रिडम्पशन कहाँ से किया जाएगा, आउट ऑफ कैपिटल। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर कहाँ से रिडम्पशन है, आउट ऑफ कैपिटल है, तो सिर्फ कितना ट्रांसफर करना है, 25% ऑफ डिबेंचर इशूड। यही अगर कहाँ से हो रिडम्पशन, अगर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो, अगर रिडम्पशन कितना, आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो फिर डीआरआर कितना बनेगा, इट विल बी 100% ऑफ डिबेंचर्स इशूड। इट विल बी 100% ऑफ डिबेंचर्स इशूड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फिर समझ लीजिएगा इसको आप लोग। 25% डीआरआर तब बनाना है जब आउट ऑफ कैपिटल हो रिडम्पशन, और अगर यही रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल ना हो कि क्या हो, आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो, तो फिर कितना बनाया जाएगा, 100% ऑफ डिबेंचर्स इशूड। क्लियर टू एवरीवन? सेकंड गाइडलाइन क्या बोलती है? सेकंड गाइडलाइन ये बोलती है कि एक और अकाउंट आप लोगों को खोलना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, डीआरआई। व्हाट इज डीआरआई सर? डीआरआई का फुल फॉर्म है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्या है सर? सेबी ये कहता है कि जिस दिन आप लोगों को रिडम्पशन करना है उससे ठीक पहले की 30th ऑफ अप्रैल, फिर समझ लीजिएगा मेरी बात को, डेट क्या है, 30th ऑफ अप्रैल। कौन सी 30th ऑफ अप्रैल सर? जिस दिन रिडम्पशन करना है उसके जस्ट पहले की 30th ऑफ अप्रैल, उस दिन आप लोगों को क्या करना होगा, 15% ऑफ डिवेंचर्स, 15% ऑफ डिवेंचर्स, इतना पैसा कहाँ ट्रांसफर करना होगा, डीआरआई। डीआरआई क्या है बेसिकली, एक समझिए इस बात को। देखिए डीआरआई क्या है, सेबी ये कहता है कि आपको अगर रिडम्पशन करना है तो एक साल पहले तो नहीं बोल सकता उसको मैं, 30th ऑफ अप्रैल का मतलब हो गया लगभग 11 महीने पहले। 11 महीने पहले आप क्या कीजिए, 15% अपने डिवेंचर्स का उठाइए और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए। कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बनाना डीआरआई आप लोगों को, उस इन्वेस्टमेंट को डीआरआई नाम देना है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन उस पैसे को उठा के आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर दीजिए ताकि वो पैसा आप लोगों का क्या हो जाए, सेफ हो जाए, और उस पर हो सकता है आप लोगों को कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाए। ठीक है? और जिस दिन आप लोगों को रिडम्पशन करना है उस दिन ये पैसा आप वापस क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए और रिडम्पशन कर दीजिए। आई मेरी बात समझ में? तो ये दो गाइडलाइंस जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, एक डीआरआर बनाया जाएगा और एक डीआरआई बनाया जाएगा। ये लगभग सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होती हैं। डीआरआर कितना बनेगा, 25% ऑफ डिबेंचर इशूड इन केस ऑफ रिडम्पशन इज डन आउट ऑफ कैपिटल। आई मेरी बात समझ में? एंड इफ इट इज डन आउट ऑफ प्रॉफिट इट विल बी 100% ऑफ डिबेंचर्स इशूड। क्लियर टू एवरीवन? एंड द सेकंड गाइडलाइन इज व्हाट, कंपनी विल हैव टू मेक डीआरआई ऑल्सो। डीआरआई full form debenture redemption investment. That means company will have to invest 15% of debentures
समवेयर, वो कहीं भी हो सकता है, बैंक में कीजिए, किसी यूटीआई में कीजिए, या मान लो कोई शेयर खरीदिए, कुछ भी करिए, आप लोगों को क्या करना है, 15% ऑफ डिवेंचर्स जितने इशू किए हैं आप लोग, रिडम्शन करने वाले हैं आप लोग डिवेंचर्स का, उसका 15% आप लोगों को क्या करना है, 15% ऑफ डिवेंचर्स आप लोगों को डीआरआई में ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने का मतलब डालना है, और जिस दिन रिडम्शन किया उस दिन आप लोगों को उसको वापस इन कैश करवाना है। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या कहा, ये गाइडलाइंस लगभग हर एक कंपनी पे अप्लीकेबल होती हैं, ये सारी कंपनीज पे अप्लीकेबल है, लेकिन कुछ कंपनीज को छोड़ के। मतलब इन गाइडलाइन के एक्सेप्शंस क्या है, मतलब ये गाइडलाइन कहाँ अप्लीकेबल नहीं होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये गाइडलाइन कहाँ अप्लीकेबल नहीं होती हैं, ये गाइडलाइन कौन सी कंपनीज के केस में अप्लीकेबल नहीं होती हैं? ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इन पर ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब ये गाइडलाइंस उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई मेरी बात? क्योंकि देखिए, दिमाग लगाइए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, जिनका काम ही होता है कि पैसा देना उधार और पैसा एक्सेप्ट करना, तो वो तो काम उन लोगों का चलता ही रहता है, कभी डिबेंचर इशू किए, कभी क्या इशू किए, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, तो उनके लिए बेसिकली एक डेली रूटीन का काम है, तो वो लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेबी ने कहा है कि इन कंपनीज को ये छूट है कि उन्हें ये डीआरआर और डीआरआई बनाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज को क्या करना है, इन सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आफ्टर दैट द कंपनी विल बी एबल टू डू द रिडम्पशन, अदरवाइज नॉट। तो ये गाइडलाइंस कंपनीज के लिए फॉलो करना क्या है, जरूरी है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर टू एवरीवन? नाउ कम टू द अकाउंटिंग पार्ट। जो मैंने अभी तक बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप लोगों को उनको दिमाग में रखना है और उसके बाद आगे की बात करनी है, ठीक है? हाँ जी, अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग पार्ट पे। हाँ जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, कैसे करना है, दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। देखिए, सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? सबसे पहला काम, मैं बात कर रहा हूँ कौन से मेथड की आप लोगों से, लमसम मेथड की, ठीक है? लमसम मेथड में सबसे पहला काम क्या किया जाएगा सर? सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, डीआरआर बनाना है। अब डीआरआर कहाँ से बनता है सर? रिडम्पशन रिजर्व, और रिजर्व आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ से बनते हैं, प्रॉफिट्स में से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? प्रॉफिट्स में से। और अगर प्रॉफिट्स में से रिजर्व बनाएंगे हम लोग, तो उसके लिए क्या एंट्री पास की जाएगी, दिमाग लगाइए। प्रॉफिट कम हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, डीआरआर अलग से रिजर्व क्रिएट हो जाएगा। प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, कम होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या लगाएंगे आप लोग? एंट्री विल बी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितना? 25%, और इट मे बी 100% ऑफ डिबेंचर्स इशूड, डिपेंड्स ऑन द केस। अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो 25% बनाना है, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स है तो 100% बनाना है इसका डिबेंचर्स इशूड का। क्लियर? एंट्री नंबर 2, सेकेंड एंट्री क्या पास करनी है सर? सेकेंड एंट्री विल बी, अब क्या बनाया जाएगा, डीआरआई बनाया जाएगा। डीआरआई का मतलब क्या होता है? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? अब इन्वेस्टमेंट करना है आप लोगों को, सिंपली ये दिमाग लगाए, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ क्या एंट्री लग जाएगी? एंट्री विल बी डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। दोनों की डेट्स ध्यान रखिएगा प्लीज़। ये काम आप लोगों को करना है डीआरआर बनाने वाला 31 ऑफ मार्च तक, जिस दिन रिडम्पशन करना है उससे पहले कि 31 ऑफ मार्च तक। और ये काम आप लोगों को कब तक करना है? 30 ऑफ अप्रैल तक, मतलब जिस दिन रिडम्पशन करना है उसके पहले कि 30 ऑफ अप्रैल। कितना बनेगा डीआरआई? 15% ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। रिडम्पशन करना है उसका 15% आप लोगों को ट्रांसफर करना है डीआरआई में।
हाँ जी, दोनों काम हो गए। अब डेट आती है किसकी आप लोगों की, रिडम्पशन की डेट, जिस दिन रिडम्पशन करना है, जिन पैसा देना है। तो पहला काम क्या करना है पैसा देने टाइम, जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पैसे को वापस इनकैश करवाइए। इनकैश करवाओगे तो हमारे पास पैसा आएगा, उल्टी एंट्री पास कर दो, सिंपल है। तो पैसा आएगा तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। और अगर इस पर इंटरेस्ट अर्न किया है, वो इंटरेस्ट मिला है इस इन्वेस्टमेंट पे आप लोगों को, तो सिंपल है, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन। क्लियर, जितना पैसा होगा वो आपके पास यहाँ लिखना है आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी, नंबर 4 कर लिया सारा काम आप लोगों ने। अब क्या करना है आप लोगों को, डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना है। आई मेरी बात समझ में। तो क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग, सिंपल है, किनको देना है पैसा, डिबेंचर्स को देना है। तो डिबेंचर्स को तो जो क्रेडिट थे उनको तो डेबिट करो। तो जैसे मान लीजिए परसेंटेज, मैं लिख नहीं रहा हूँ परसेंटेज कितने, क्योंकि सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, डिबेंचर होल्डर। किसको दिया जाएगा पैसा, ड्यू कर दिया पैसा आप लोगों ने। अब इस पैसे को क्या कर दो, पे कर दो, किसको पे कर दो, डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेबिट हो जाएगा। और टू, तुम्हारे पास पैसा गया तो टू बैंक, एज सिंपल एज दैट। ये पैसा हो चुका किसको रिटर्न वापस से, डिबेंचर होल्डर्स। ये टू एवरीवन, ठीक है। एक और एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान से देखिएगा, एंट्री नंबर 6। जो आपने डीआरआर बनाया है, गाइडलाइन फॉलो कर ली, लेकिन पैसा अभी भी कहाँ पड़ा है, वो डीआरआर में ही पड़ा है। सेबी ये कहता है कि डीआरआर में जो पैसा पड़ा है वो डीआरआर में मत छोड़िए। अगर आपने रिडम्पशन कर दिया है तो उस पैसे को फ्री रिजर्व में डाल दीजिए, क्योंकि डीआरआर का पैसा सिर्फ डीआरआर के काम ही आएगा, मतलब वो रिडम्पशन के ही काम आएगा। तो बेटर है कि उस पैसे को आप लोग फ्री रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, ताकि वो पैसा आपके और किसी पर्पस के लिए काम में आ सके। आई बात समझ में। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, डीआरआर तो अपना क्रेडिट है, ट्रांसफर करोगे तो उसको तो क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट, और कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, ये जनरल रिजर्व में, तो टू जनरल रिजर्व। दिस इज द लास्ट एंट्री वी विल हैव टू पास। एक और एंट्री बचती है इसमें, एक अकाउंट और ओपन है अभी, देखिए इंटरेस्ट अर्न्ड का। ये का इनकम थी आप लोगों की, इसको भी कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा आप लोगों को, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में, क्योंकि इनकम कहाँ जाएगी, पी&एल में जाएगी। तो उसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या करते हो आप लोग, क्रेडिट है डेबिट कर दो, इंटरेस्ट अर्न्ड क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू क्रेडिट क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है। ये लगभग एंट्रीज आप लोगों की होती हैं किस केस में, लमसम मेथड के केस में, किस लिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। टुमारो वी विल टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड विच इज लमसम मेथड, या हो सकता है मैं आज ही वीडियो डाल दूँ दूसरा। तो अभी के लिए इतना ही है, एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और शाम तक हो सकता है इसका एक और वीडियो डाल दूँ मैं आप लोगों के लिए। लेकिन अभी के लिए आप लोगों का होमवर्क जो है मैं पहले बता चुका हूँ, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं, जो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। मे बी आप लोगों ने कर लिए होंगे, और कुछ लोगों ने मुझे भेज भी दिए हैं, लेकिन सम ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टिल लेफ्ट। तो मुझे वो काम पूरा चाहिए आप लोगों का। और ये जो मैंने पढ़ाया है अभी तक, इसको बुक से ढंग से पढ़िए, क्योंकि शाम को उसके एग्जाम्पल्स के बारे में आप लोगों से मैं बात करूँगा। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।